क्या आपके हिसाब से, और आई थिंक मेरे हिसाब से तो जो 1962 में हम वॉर हार गए, क्या वो इंडियन फॉरेन जो पॉलिसी थी वो उसका पूरा का पूरा जो है, मतलब कह सकते हैं कि गलत तरीके से हमने फॉरेन पॉलिसी बनाई थी, इसी के कारण हार गए? बिकॉज उसमें जो डिप्लोमेट्स थे वो हो सकता है कि वहाँ पे जो इंटेलिजेंस है वो गैदर नहीं कर पाए, जो क्योंकि हमारा ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन तो था ही चाइना में। एंड इट इज़ अ बिग फॉरेन पॉलिसी क्वेश्चन जो मैं हमेशा से सोचता रहता था कि 1950s में हम सोवियत यूनियन की तरफ ज़्यादा अलाइन हुए और पाकिस्तान यूएस की तरफ। लेकिन सर, अगर अगर कोई इकोनॉमिक मॉडल देखे तो यूएस का मॉडल हमेशा ज़्यादा सक्सेसफुल था। अगर वर्ल्ड वॉर 2 में कैजुअलिटीज़ भी देखें तो वहाँ अराउंड क्या 2 करोड़ लोग मारे गए, सोवियत यूनियन में यूएस में 2 लाख लोग मारे गए, तो या 4 लाख लोग मारे गए। तो हमने सर इकोनॉमिक मॉडल यूएस का क्यों नहीं अप्लाई यूज़ किया, और उनका यूज़ क्यों किया सोवियत यूनियन? तो क्या हमें गोवा इतनी आसानी से मिल जाता? शायद उसमें एक क्वेश्चन मार्क ये भी हो सकता है। अगर हम अमेरिका के साथ चले जाते तो क्या फ्रांस इतनी आसानी से पौंडीचेरी छोड़ देता? हाँ और जैसे कि ये ही आपको याद है कि ये जो दोस्तों में कॉम्प्रोमाइज़ कराना बहुत मुश्किल होता है। हाँ अगर किसी के ऊपर दबाव डालना हो हाँ तो उसके साथ थोड़े संपर्क को थोड़ा सा कठोर बनाकर ही आप उनसे कुछ चीज़ें निकाल सकते हो। हम भारत के डिप्लोमेट्स वहाँ पर जाके फ्रांस को वो करते थे, उनके ऊपर दबाव डालते थे। तो जब ट्यूनीसिया को जब आज़ादी मिली, उस आज़ादी के पीछे बहुत बड़ा हाथ भारत का भी था, क्योंकि उस वक्त की जो इस तरह की जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है आज शायद हम लोग सोचते भी नहीं है। पर उस ज़माने में फ्रांस क्या कर रहा था ट्यूनीसिया में, और फ्रांस पौंडीचेरी यानम का माहे करैकल के बारे में क्या करेगा, ये सब जुड़ा हुआ सवाल था। क्या इसमें ब्रिटेन का हाथ था कि पाकिस्तान को जो है मिले, क्योंकि ब्रिटेन और यूएस तो एलाई थे? देखिए, शुरुआत के दिनों में पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडरशिप था वो ब्रिटिश मिलिट्री डिफेंस ऑफिशियल्स के हाथ में ही होता था। अच्छा। तो जो कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने मना कर दिया था। तो भारत के साथ जो सोवियत यूनियन का जो एग्रीमेंट था 1970, वो बहुत खास था। तो उस एग्रीमेंट को फ्रांस के जो इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल माइंड्स थे, उन्होंने उसको अंडरमाइन करने का कोशिश की, क्योंकि उनको लगा कि अगर वो अपने जो वेपन्स उस वक्त मिराज 2000 आया 1977 में, और वही मिराज से आज हम जानते हैं राफेल और कहाँ भारत और फ्रांस की जो डिफेंस कोऑपरेशन है। वेलकम टू बीइंग क्यूरियस विद यश। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बीइंग क्यूरियस विद यश। बीइंग क्यूरियस विद यश पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही रोमांचक एक स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और उस स्टोरी के साथ साथ हम उस स्टोरी के निर्माता और कह सकते हैं कि उस स्टोरी को वापस रियल लाइफ में जो ऑथर लाए हैं हम उनको भी लेके आए हैं। सो आज हम उनसे बातें करेंगे अबाउट द स्टोरी, हाउ दैट स्टोरी अनफोल्डेड। सो लेट्स टॉक एंड वेलकम कलोल भट्टाचार्य जी। Thank you so much. Thank you so much. Welcome sir, welcome to being curious with Yash. Thank you so much, Yash. It's been a pleasure. Yeah. Sir, आपने अभी रिसेंटली 2 बुक्स लिखी है, एंड हम आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज बोथ द बुक्स आई स्टार्टेड रीडिंग। एक बुक तो मैंने ख़त्म कर दी बिकॉज दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट कुमार नारायण स्टोरी, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्पाई स्कैंडल्स इन Indian history, and second book was about Nehru's first recruits. So I really want to know sir, ये दोनों बुक का आइडिया फर्स्ट आपके पास से आया कहाँ से? A Singular Spy, The Untold Story of Kumar Narayan, जो मेरी इस साल की मतलब दूसरी किताब है, और मैं ये कहूँगा कि कुमार नारायण स्पाई स्कैंडल 1985 में एक्सपोज हुआ था, और हमने इस स्पाई स्कैंडल के बारे में बचपन से ही हमने पढ़ा है। मुझे बचपन से ही मैगजीन्स और जो भी न्यूज़पेपर्स कटिंग्स वो कलेक्ट करने का मुझे थोड़ा शौक था। तो मैगजीन्स कलेक्शन मेरे थे, और कुमार नारायण का स्टोरी मैं कभी भूला नहीं था। और क्योंकि वो बचपन में जब हम सुनते थे तो एक किस्म का स्पाई स्कैंडल ही कहा जाता था उसको,
और कुमार नारायण को मीडिया में सिर्फ किंग पिन के तौर पे, स्पाई रिंग के किंग पिन के तौर पे पेश किया गया था। पर जब बाद में देखा तो एक इसकी जो इन्वेस्टिगेशन और पूरा जो कोर्ट रूम ड्रामा जो बाद में चला, वो लगभग 2002 तक चलता रहा। और जब ये इतना लंबा लीगल प्रोसेस और ये जो पूरा एसोसिएटेड जो ड्रामा था, पर इस पूरे के दौरान मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखता था, क्योंकि मुझे लगता था कि इस स्पाई स्कैंडल का जो असली किरदार जो थे कुमार नारायण और उनके परिवार के बाकी लोग, जैसे कि गीतांजलि उनकी वाइफ, इन लोगों के बारे में कभी भी ज़्यादा कुछ कहा नहीं जाता था। उनके बारे में ज़्यादा इनको हाईलाइट नहीं किया जाता था कि इनके पर्सनल लाइव्स क्या थे, इनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या थे, इनके मोटिवेशंस क्या थे। क्योंकि कुमार नारायण ने पहली बार 1985 में ही कहा था कि उन्होंने पहली बार जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग या फिर इंफॉर्मेशन सेलिंग की थी, वो लगभग पकड़े जाने के 25 साल पहले की बात है। तो लगभग वो 25 साल से इंफॉर्मेशन के बाइंग सेलिंग में इन्वॉल्व थे दिल्ली जैसे कैपिटल में। और फिर भी पूरे जैसे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन में उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ खास जानकारी हम लोगों को नहीं मिला। तो मैं हमेशा से जब भी इस केस के बारे में पढ़ता था, क्योंकि आपको पता है कि 1984 में बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े लैंडमार्क हादसे हुए थे। उन सब हादसों के बारे में हर साल कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी अभी भी चलता रहता है, भले वो इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हो, एंटी सिख राइट्स हो, या फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी, ऐसे कई सारे हादसे उस ज़माने में हुए। और आपको भी याद है कि पंजाब इंसर्जेंसी बहुत बड़ा मुद्दा था अर्ली 1980s में, और उसको लेकर बहुत रिसर्च, पढ़ाई अभी भी मतलब कई इंस्टीट्यूशंस में उसको एनकरेज किया जाता है। पर कुमार नारायण का केस, जो कि उसी समय का एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक किस्म का केस था, पर उसके बारे में कोई उतना इन डेप्थ स्टडी या फिर उतने इन डेप्थ कोई किताब नहीं लिखा गया था। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि इस किताब के बारे में एक इन डेप्थ काम करना चाहिए। तो ये मेरी पहली, मैं कहूँगा कि पहली ख्वाहिश थी कि मैं इस किताब के बारे में और जानूँ, और इनकी जो रेंज ऑफ जो कैरेक्टर्स थे उन सब के बारे में मैं और कुछ नया चीज़ कुछ लिख सकूं। और वही मेरी असली ट्रिगर इस किताब के बारे में था। और नेहरूज़ फर्स्ट रिक्रूट दरअसल एक ऐसी किताब है जो मैंने अगेन बहुत सालों से मैंने इसको रिसर्च करने की कोशिश की, क्योंकि मैं एक फॉरेन अफेयर्स रिपोर्टर रहा हूँ। और फॉरेन अफेयर्स रिपोर्टिंग में इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिशियल से हमेशा इंटरेक्ट करना पड़ता है ऑफ एंड ऑन। और मुझे लगता था कि ये बड़े एक स्पेशल किस्म के काडर हैं, और इनके जो चॉइसेस और इनके जो एक्टिविटीज़ है बाहर, और उससे पूरे देश की जो पॉलिसीज़ है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर भी हमें उन सब के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है जब वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी क्या ट्रेनिंग कैसे होती है, बाकी जो चीज़ें। तो मुझे लगा कि अगर मुझे इनके बारे में अभी अगर जानकारी हासिल करनी है, तो मुझे सबसे पहली बात जो है कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, इनकी ओरिजिन कहाँ पर है, इंडियन फॉरेन सर्विस की ओरिजिन कहाँ पर है। और जब मैंने उस पर पढ़ाई करना शुरू किया तो मुझे लगा कि अगर इनकी शुरुआत जो है वो नेहरू जी के ज़माने में हुआ। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जब इंटरिम गवर्नमेंट का कार्यभार संभाला 1946 में, तब से इंडियन फॉरेन सर्विस की शुरुआत हुई। और धीरे धीरे कहा जाए तो इंडियन फॉरेन सर्विस का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, ट्रेडिशंस, वो सब 1947-48 से लेकर 1958 तक बना, पहली 10 साल में। तो मुझे इस फर्स्ट 10 इयर्स में जितने लोग आए और उन लोगों ने किस तरह का काम किया, उसको लेकर मेरे अंदर एक जानकारी हासिल करने की एक इच्छा मतलब हुआ, और मैं उसके बारे में और रिसर्च करना चाहा। तो मैं ये कहूँगा कि नेहरूज़ फर्स्ट रिक्रूट्स एक किस्म की एक डिसिप्लिन्ड स्टडी है। और ये स्टडी मुझे मेरे ख्याल से इसकी अगर इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो मैं जैसे आपके साथ अभी बैठा हूँ, ऐसे ही मैं कई बार ऐसे जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने जिनको रिक्रूट किया था फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, जैसे द लेट नटवर सिंह जी, उसके बाद चिन्मय गौरे खान, इन लोगों के साथ मुझे बहुत मौके मिले। और ऐसे कोइंसिडेंस ऐसा है कि चिन्मय गौरे खान आज दिल्ली में हैं। और आज शाम को मैं उनसे मिलूंगा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में।
तो मुझे लगता है कि जब भी हम उनके जैसे लोगों से हम मिले, तब उनसे हमें कुछ जानने को मिला उनके सर्विसेज के बारे में। और मुझे लगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 15 साल में जितना मुझे जानकारी मिला, मुझे धीरे धीरे एक किस्म की एक किताब, एक लॉन्ग फॉर्म राइटिंग नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स के बारे में, उसके बारे में एक इंटरेस्ट पैदा हुआ और उसके बारे में रिसर्च करना मैंने शुरू कर दिया था। वैसे वो किताब भी शुरू हुई। सर, जैसे जब कोई डे टू डे लेमैन पर्सन फॉरेन पॉलिसी के बारे में देखता है, तो वो यही देखता है कि ये जो फॉरेन सर्विस वाले होते हैं काफ़ी ही डिप्लोमेटिक भाषा बोलते हैं, कोई भी चीज़ आउटरेजियस नहीं बोलते हैं, ना ही वो टीवी लाइमलाइट में आते हैं। तो मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, बट ये चीज़ काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि, और आई थिंक इनका जो ये पूरा जेनेसिस है ये फिर उसी टाइम से आया होगा जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था। तो आई रियली वांट टू नो कि ये जो स्टार्टिंग के 3-4 साल आप कुछ हाईलाइट करिए कि क्या मतलब क्या सोच थी ये सिस्टम बनाने की। ऐसा है कि जो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स हैं, वो उनको एक तरह से आप पॉलिटिकल सर्विसेज ऑफिसर्स भी कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि उनका मेन काम जो है वो ये कि दुनिया के सामने भारत का जो एटीट्यूड है किसी भी मुद्दे पर, उस एटीट्यूड को प्रेजेंट करना। भारत का पॉलिसी या फिर भारत का पॉलिटिकल पोजीशन क्या है किसी भी मुद्दे पर, उसको प्रेजेंट करना। और उस पोजीशन को प्रेजेंट करने के लिए, उस पोजीशन को दुनिया के सामने रखने के लिए आपको हमेशा बहुत ही मेजर्ड, यानी कि बहुत ही सोची समझी तरीके से अपनी भाषा को प्रेजेंट करना पड़ता है। क्योंकि आप वहाँ पर सिर्फ एक भारत के फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स के तौर पे नहीं पेश आते, आप वहाँ पर भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पेश आते हैं। क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं भारत के लिए, तब आप सिर्फ मान लीजिए एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर ही नहीं, आप भारत के ही शरीर के एक अंग हो या फिर भारत के शरीर के एक हिस्से के तौर पे आप बात कर रहे हो। तो जो पूरा स्टेट है, भारत का जो राजतंत्र हम कहें उसको, राजतंत्र का एक हिस्सा बनकर आप बात कर रहे हो। तो आप एक पॉलिटिकल ऑफिसर के तौर पे दुनिया के सामने नजर आ रहे हैं। तो इसी चलते उनकी जो ट्रेनिंग होती है, और वो ट्रेनिंग सिर्फ इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स की नहीं, बल्कि उसके पहले भी भारत में डिप्लोमेट्स बहुत पहले भी रहे हैं। बट है कि अभी का जो भारत का जो डिप्लोमेटिक ब्रिगेड है, ये भारत की जो आधुनिक सभ्यता, जिसको हम मान लीजिए पिछले 150-200 साल की जो सभ्यता रही है भारत की, जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस से निकलकर जब भारत एक स्वाधीन देश बना, उस समय की जो सारी जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो भी सोच विचार था, वो सब आकर इस सर्विस में एक तरह से समा गया। और जो इनको जो ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से पेश आना है, किस तरह से अपने क्रेडेंशियल्स पेश करना है, किस भाषा में बात करना है, ये सब की ट्रेनिंग होती है। और साल दर साल इनकी जो एवोल्यूशन हुई है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देश हमारा इतना बड़ा है, और आज दुनिया में भारत का जो पहचान है उसको एस्टैब्लिश करने में भी प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स जो इंडियन फॉरेन सर्विस से चुने जाते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि वो लोग 24 आवर्स 365 डेज भारत के लिए बोलते हैं, भारत के सोच को दुनिया के सामने रखते हैं, भले वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूनाइटेड नेशंस हो, या फिर WTO, या फिर कहीं और प्लेटफॉर्म जहाँ पे मान लीजिए काउंटर टेरर को लेकर बात हो रही हो, या फिर काउंटर नारकोटिक्स को लेकर बात हो रही है। हर जगह भारत का जो ऑफिशियल वर्जन है उसको प्रेजेंट करने वाले सबसे पहले जो होते हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। तो इनकी शुरुआत जो हुई वो पहले के जो 5 साल 10 साल की जो मैंने जो स्टडी अपने किताब में लिखी है, वो ये कि इनका जो सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है कि उस समय की जो फिजिकल चैलेंजेस, सबसे बड़े फिजिकल चैलेंजेस थे, उससे डील करना। जैसे कि आज के जो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स हैं, आज वो सबसे बड़े चैलेंजेस को डील कर रहे हैं। भले वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, या फिर मान लीजिए कनाडा के साथ भारत का अभी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर इजराइल पैलेस्टीन में जिस तरह के
प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट या फिर इजराइल और ईरान के साथ जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इन ये सब आज के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। जैसे वैसे ही 1950s में प्राइम मिनिस्टर नेहरू के गवर्नमेंट के अंडर में भी ऐसे बड़े बड़े चैलेंजेस थे, जैसे कि हमारे पास खाद्यान्न की कमी सबसे बड़ा मुद्दा था। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चलता था उस ज़माने में, उससे डील करना एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स थे, उस तरह के चैलेंजेस को वो डील करते थे। तो वैसे ही उनके जो काम और उनके जो टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए जाते थे, उसी के रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर दिए जाते थे। सर, तो एक मेरे दिमाग में सवाल आया कि पहले के कुछ साल जो है एक ट्रेनिंग बनाया गया, सिस्टम बनाया गया, क्या आपके हिसाब से, और आई थिंक मेरे हिसाब से तो जो 1962 में हम वॉर हार गए, क्या वो इंडियन फॉरेन जो पॉलिसी थी वो उसका पूरा का पूरा जो है, मतलब कह सकते हैं कि गलत तरीके से हमने फॉरेन पॉलिसी बनाई थी, इसी के कारण हार गए? बिकॉज उसमें जो डिप्लोमेट्स थे वो हो सकता है कि वहाँ पे जो इंटेलिजेंस है वो गैदर नहीं कर पाए, जो क्योंकि हमारा ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन तो था ही चाइना में। तो डू यू थिंक कि हमारे फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ा इसमें फ्लॉ था? देखिए 1962 में जब चाइना के साथ जंग हुआ, वो नेहरू के करियर का लास्ट फेज था। और मैंने अपने किताब में नेहरू के करियर को 3 फेज में बांटा, प्राइम मिनिस्टर नेहरू के करियर को 3 फेज में बांटा। जैसे कि 1946-47 से लेकर 55 तक उनका एक फेज है जो कि बहुत हाई फेज है, जहाँ पे उनको बहुत सक्सेस मिला। उसके बाद 55, 57, 60 तक मान लीजिए उनका एक प्लेट्यू, एक सक्सेस के बाद एक तरह का डिक्लाइन शुरू होने की मतलब इंडिकेशंस आने लगे। और उसके बाद 62-64 उनका जो लास्ट फेज था, उसमें चाइना के साथ वॉर जो है ये भी एक देखने को मिलता है। मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ 62 में जो वॉर हुआ वो सिर्फ नेहरू के फॉरेन पॉलिसी के फेलियर के लिए ही नहीं हुआ। तब तक प्राइम मिनिस्टर नेहरू के जो डोमेस्टिक छवि जो थी, जो मान लीजिए उनकी जो कैरिज्मा हो या फिर और भी बाकी जैसे कि पॉपुलैरिटी, उसमें बहुत, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है कि उसमें एक किस्म का ओवरऑल डिक्लाइन दिखाई देने लगा था। अच्छा। क्योंकि उनकी पहली बात तो है कि उनकी तबीयत खराब होने लगा था 1960 के बाद, 61 आसपास। और नए नए पूरे दुनिया में अलग अलग किस्म के इम्पल्सेस पैदा होने लगे थे, पूरी दुनिया की हालत बदल रही थी। अब यूनाइटेड स्टेट्स में एक बहुत यंग एक प्रेसिडेंट आ गए थे, जॉन एफ कैनेडी, और एक नया जनरेशन जो कहें कि उसको मिडनाइट चिल्ड्रन जब एडल्ट हो रहे थे, उस जनरेशन एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा था। और मेरे ख्याल से उस दौरान कई सारी चीज़ें, कुछ जो भारत सरकार के अंदर जहाँ पे फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, वो ठीक नहीं जा रहा था। और चाइना एक रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन था। ऐसे और भी प्रॉब्लम्स थे जिसके बारे में मैंने लिखा है, जैसे कि म्यांमार के साथ जो भारत का रिलेशन था। मान लीजिए चाइना के साथ जंग हुआ और उस जंग में भारत का हार, उसके बारे में हम सब जानते हैं। पर म्यांमार जैसा एक दोस्ताना संपर्क रखने वाला देश, म्यांमार के साथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बहुत अच्छे संबंध थे। पर उसके बावजूद भी म्यांमार ने भारत के साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया, और उस वक्त लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा भारतीयों को म्यांमार से निकाल दिया गया था। क्यों सर, ये क्यों हुआ था? ये इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि भारत के बहुत नागरिक म्यांमार में दशकों से रह रहे थे, और वहाँ पर उनको उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थे वो म्यांमार के लोगों से थोड़े बेहतर थे। अब जब म्यांमार भारत के साथ साथ लगभग जब उनको भी आज़ादी मिली, तब से वहाँ पर जो डोमेस्टिक गवर्नेंस का जो प्रॉब्लम था, तो म्यांमार गवर्नमेंट उसको ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। तो आखिर में वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ। अच्छा। जिनका नाम जनरल ने विन कहते हैं। जनरल ने विन ने जब वहाँ पे मिलिट्री कू किया, तो जनरल ने विन ने अपनी जो आर्थिक नीतियाँ थी, उस आर्थिक नीतियों को उन्होंने लागू किया। और उस आर्थिक फॉर्मूला के तहत उनके देश की जितनी सारी प्रॉब्लम्स थे, वो सब जो बाहर से आने वाले जितने लोग थे उनके ऊपर थोपा गया कि भारत के लोग या फिर दूसरे देशों से आए हुए जितने
लोग म्यांमार में हाँ। सक्सेसफुल बिजनेस हाँ। कर रहे थे, हाँ। उन लोगों पर थोपा गया। हाँ। उन लोगों को कहा गया कि आप लोग अपने सारे जो धन दौलत है वो हाँ। म्यांमार छोड़ दीजिए और हाँ। चले जाइए जहाँ से आप लोग आए थे। हाँ। तो ये बड़ा दर्दनाक एक फेज था। ये भी 62-63 में हुआ। इफ यू रिमेम्बर युगांडा में भी यही हुआ था। युगांडा में आई थिंक इडी अमीन ने यही चीज को कॉपी पेस्ट मार दिया। एग्जैक्टली। हाँ। अब क्या है कि युगांडा का जो प्रॉब्लम है हाँ। ये भी म्यांमार के प्रॉब्लम के साथ ही चल रहा था। अच्छा। पर उगांडा में इडी अमीन ने इसको बहुत बाद में इन्होंने हाँ। ऐसा काम किया, हाँ। क्योंकि 1947-48 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी अच्छा। उगांडा में। पर वहाँ पर कम से कम उस चीज़ को थोड़े दिन तक और कंट्रोल किया गया था, हाँ। जो कि म्यांमार में इस तरह से नहीं हुआ। पर मैं अगेन कमिंग बैक टू द 1962 क्वेश्चन, ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की फेलियर नहीं थी, ये हमारे इंटेलिजेंस की भी फेलियर थी। अच्छा। और हमारे ओवरऑल असेसमेंट जो था कि चाइना को समझने की हमारी जो फेलियर था, हाँ। उसको भी हमें शायद स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हाँ। एक बात यह है कि भारत और चाइना दोनों ही उस वक्त बड़े डिफ़िकल्ट हालात से गुजर रहे थे। हाँ। हमारे पास भी खाद्यान्न की कमी हाँ। था और हाँ। बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स चल रहा था। हाँ। और चाइना में माओ उस ज़माने में हाँ। अपने कल्चरल रेवोल्यूशन और हाँ। ये सब गैंग ऑफ फोर हाँ, क्या-क्या कर रहे ये थे। सब उनका हाँ। चाइना में वो प्रॉब्लम्स चल रहे थे। और 1950s और हाँ। अर्ली 60s बल्कि पूरे 60s की ही बात करें तो चाइना में बड़ा डिफ़िकल्ट उनका समय था। हाँ। और उस वक्त हम लोगों ने चाइना के इंटरनल जो डिफ़िकल्टीज़ थे, हाँ। कि इंटरनल डिफ़िकल्टीज़ के चलते चाइनीज़ लीडरशिप किस तरह के ड्रास्टिक काम कर सकता है, वो हमारे खिलाफ हो सकता है। हाँ। शायद हम लोगों ने इतने सारे डिटेल्स उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। हाँ सर, आप यही चीज बात कर रहे हैं, मैं यही जानना चाहता हूँ कि अगर आप फॉरेन पॉलिसी में आप इतने साल काम किए हो, ये चाइना ने एक्चुअली ये वॉर क्यों स्टार्ट किया? मतलब क्योंकि हम तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा के घूम रहे थे और चाइना की तरफ से अग्रेशन आया, तो ये असेसमेंट क्या था कि चाइना ने क्यों वॉर स्टार्ट किया? शुरुआत से ही चाइना का एक सेल्फ इमेज हाँ। रहा है। अच्छा। वो कम्युनिस्ट चाइना बनकर आखिरकार उभरे। हाँ। पर तब तक भारत एक स्वाधीन देश के रूप में हाँ। उभर चुका था। हाँ। दरअसल आपको याद होगा जब भारत को जब आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद चाइना में सिविल वॉर के बाद जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, हाँ। उसके बाद भारत ने चाइना को शुरुआती तौर पे उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दिया। हाँ। जैसे कि भारत ने इंडोनेशिया को सपोर्ट दिया। हाँ। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आई थिंक ये इंडिया ही था जिसने चाइना का नेम पहले प्रपोज किया। तो वैसे और भी देश थे जिनके साथ डेवलपिंग वर्ल्ड होने के नाते हम लोगों ने ऐसे दोस्ताना संपर्क बनाया, क्योंकि उस ज़माने में इस तरह के रिश्ते बनाने में फ़ायदा था। हाँ। क्योंकि आपको आसपास के देशों से मान लीजिए कोई भी मिनरल्स चाहिए जो अफ्रीका से आने लगा था, या फिर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स चाहिए तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सब देशों से आता था। तो आपको जो नज़दीकी देश में जो पोस्ट कॉलोनियल जो सोसाइटीज़ बने, हाँ। उन सब के साथ दोस्ती बनाए रखना एक किस्म का पॉलिसी था। पर चाइना का एक सेल्फ इमेज शुरुआत से था। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक पॉलिसी लेवल पे ये लगने लगा था कि इंडिया का जो सेल्फ इमेज है, हाँ। ख़ास तौर से इंडिया जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में लीडरशिप दे रहा था, हाँ। इससे चाइना को जैसे कि उनकी जो इमेज है वो उसको थोड़ा शायद डिसएडवांटेजियस लगने लगा था कि शायद वो उस लेवल तक लीडरशिप एक्वायर नहीं कर पाते अगर वो इंडिया को अगर डिफीट ना करे या फिर कुछ तरह के किसी तरह का सेटबैक ना दे सके इंडिया को। अच्छा। तो मुझे लगता है कि चाइना में एक बहुत रियलिस्टिक असेसमेंट हुआ उस दौरान, हाँ। कि अगर उनको अपने इलाके का अगर सबसे बड़ा लीडर बनना है, सबसे बड़ा पावर बनना है, हाँ। तो उनको उनके फ्रेंड सर्कल में जो ऐसे लगते हैं कि जो थ्रेट है उनके लिए, हाँ। उनके साथ भी डील करना पड़ेगा। हाँ। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो था भारत के साथ सोवियत यूनियन की दोस्ती। अच्छा। ये 1950s से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। हाँ। और माओ के साथ, चेयरमैन माओ के हाँ। साथ सोवियत यूनियन की दोस्ती उतनी गहरी नहीं थी। हाँ। और इसको जबकि लेकर दोनों कम्युनिस्ट थे। हाँ, दोनों कम्युनिस्ट थे, पर इसको लेकर उनको बहुत शुरू से ही अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होते थे, जलन होती थी। हाँ, अलग अलग किस्म की, क्योंकि हाँ। सोवियत यूनियन मानते थे कि वो कम्युनिस्ट दुनिया में सबसे बड़ा लीडर है, हाँ। और एज ए रिजल्ट जो डेवलपिंग वर्ल्ड है हाँ। वो सब उनके साथ जाएंगे।
तो जैसे कि चाइनीज़ लीडरशिप ने जब अपना कम्युनिज्म को एशियन कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करने की कोशिश किया, तब उनको लगा कि शायद ये उनके लिए थ्रेट बन सकता है, क्योंकि सोवियत कम्युनिज्म पूरे एशिया पे छाए रहना चाहता था और चाइनीज़ कम्युनिज्म उनके लिए एक प्रॉब्लम था। तो ये सोवियत यूनियन के साथ इंडिया की जो दोस्ती और उसका भी एक परछाई हमें चाइना इंडिया रिलेशनशिप के ऊपर देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है मल्टीपल फैक्टर्स थे, पर सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो ये कि हमारे यहाँ पर रियलिस्टिक असेसमेंट अगर हम कहें तो इसकी शुरुआत में शायद 2-4 साल देरी हुई, पर चाइना में शायद 1950s की मिडिल से ही एक रियलिज्म की शुरुआत हो गया था कि उनको सबसे बड़ा पावर के रूप में उभर कर आना है और उसके लिए उनको जो करना पड़ेगा उन्होंने सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया एंड इट इज़ अ बिग फॉरेन पॉलिसी क्वेश्चन जो मैं हमेशा से सोचता रहता था कि 1950s में हम सोवियत यूनियन की तरफ ज़्यादा अलाइन हुए और पाकिस्तान यूएस की तरफ, लेकिन सर अगर कोई इकोनॉमिक मॉडल देखे तो यूएस का मॉडल हमेशा ज़्यादा सक्सेसफुल था। अगर वर्ल्ड वॉर 2 में कैजुअलिटीज़ भी देखें तो वहाँ अराउंड 2 करोड़ लोग मारे गए, सोवियत यूनियन में यूएस में 2 लाख लोग मारे गए, तो या 4 लाख लोग मारे गए। तो हमने सर इकोनॉमिक मॉडल यूएस का क्यों नहीं अप्लाई यूज़ किया और उनका यूज़ क्यों किया सोवियत यूनियन का, जिसके लिए हमने बाद में 30 साल पेमेंट भी किया है इन काइंड क्योंकि हमारा ग्रोथ नहीं था। नहीं, खैर मैं सोवियत यूनियन के इकोनॉमिक मॉडल कहाँ तक हमने फॉलो किया वो शायद उसके बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं, पर मैं पहले ये कहूँगा कि जिस तरह के मिक्स्ड स्ट्रैटेजी 1950s में फॉलो किया गया था शुरुआती दिनों में, उसकी एक वजह ये भी थी शायद कि हमें जो हमारे देश में बड़े सारे जो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस जो था उसे अभी भी उसे पूरा करने में अभी बहुत टाइम बाकी था। अच्छा। क्योंकि आपके देश में गोवा वो पोर्चुगल के पास था। अच्छा। आपके पौंडीचेरी वो फ्रांस के पास था। और सिर्फ पौंडीचेरी ही नहीं, आपके पास 4 और भी टेरिटरी थे जैसे कि चंदन नगौर, माहे, कराईकल, यानम, ये सब टेरिटरीज वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के पास थे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रीडम के बारे में ही नहीं सोचना था, भारत को उस ज़माने में ये भी सोचना था कि जो भारत को जो आज़ादी मिली है और जिस टेरिटरी के बेसिस पे, जिस जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे आपको आज़ादी मिली है, वो दरअसल इनकम्प्लीट था। आपको भारत को उस वक्त और भी बहुत सारे कदम उठाने थे, क्योंकि 1946 और 47 में तो आपको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल आज़ादी मिल चुका, पर उस आज़ादी के बाद आपको और भी कई सारे कदम लेने थे जिसके बाद जाकर आपकी जो एक कहते हैं कि ना कि सॉवरेंटी, टेरिटोरियल सॉवरेंटी जिसे कहते हैं, वो आपको पूरा का पूरा मिलेगा। आज भी हम लोग देखिए, अगर कश्मीर की बात करें या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, हमें पता है कि कहाँ लिमिटेशंस है टेरिटरी के बेसिस पे, पर 1950, 54, 1956 की बात आप सोच लीजिए, तब गोवा फिर पोर्चुगल के पास था। अच्छा। और भारत का एक हिस्सा, और गोवा को कंट्रोल करने के लिए आपको मान लीजिए इजिप्ट या फिर अरब मुल्कों के साथ आपके दोस्ती पक्की होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पोर्चुगल से नेवल फोर्सेस गोवा की तरफ आ सकता था किसी भी टाइम। अच्छा, तो इजिप्ट का सुएज कैनाल से बिल्कुल। तो भारत के साथ इजिप्ट का जो दोस्ती था उसका एक मेन वजह ये भी था कि इजिप्ट की तरफ से हमेशा एक वार्निंग दिया जाता था पोर्चुगल को कि कभी भी आप इस तरफ अपने फोर्सेस भेजने की कोशिश ना करें, क्योंकि इजिप्ट, खुद आपको याद होगा 1956 में सुएज वॉर हुआ था जहाँ पर फ्रांस, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम ने जॉइंट अटैक किया था इजिप्ट के ऊपर। तो वैसे ही इजिप्ट का जो ये एक्सपीरियंस था, ये उनको पता था कि ये एक्सपीरियंस और भी पूरब की तरफ आ सकता है अगर वो पोर्चुगल की बात करें। और आखिर में जब इंडिया ने आपके गोवा को जब लिबरेट करवाया, उसके बाद अब देख लीजिए स्पीचेस किस तरह के एग्रेसिव स्पीचेस दिए गए थे भारत के बारे में वेस्ट में। तो ये सर, ये छोटे छोटे फैक्टर्स आज लगता है हमें पीछे मुड़ के जब हम देखें, पर
हम उस वक्त अगर अमेरिका के साथ चले जाते हाँ तो क्या हमें गोवा इतनी आसानी से मिल जाता? शायद उसमें एक क्वेश्चन मार्क ये भी हो सकता है। अगर हम अमेरिका के साथ चले जाते तो क्या फ्रांस इतनी आसानी से पौंडीचेरी छोड़ देता? हाँ और जैसे कि ये ही आपको याद है कि ये जो दोस्तों में कॉम्प्रोमाइज़ कराना बहुत मुश्किल होता है। हाँ अगर किसी के ऊपर दबाव डालना हो हाँ तो उसके साथ थोड़े संपर्क को थोड़ा सा कठोर बनाकर ही आप उनसे कुछ चीज़ें निकाल सकते हो। तो फ्रांस के साथ मेरे ख्याल से 1947 से लेकर 54 तक जिस तरह से भारत ने डिप्लोमेसी के लेवल पे दबाव बनाया, और सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि अफ्रीका में भी जो फ्रांस के जो पोजेशंस थे, जो फ्रांस के जो कॉलोनीज थे, जैसे अल्जीरिया, मोरक्को, वहाँ पर भी, और ट्यूनीसिया, वहाँ पे भी तो सर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए थे और हाँ बिल्कुल, और हम भारत के डिप्लोमेट्स वहाँ पर जाके फ्रांस को वो करते थे, उनके ऊपर दबाव डालते थे। तो जब ट्यूनीसिया को जब आज़ादी मिली, उस आज़ादी के पीछे बहुत बड़ा हाथ भारत का भी था, क्योंकि उस वक्त की जो इस तरह की जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है, आज शायद हम लोग सोचते भी नहीं है, पर उस ज़माने में फ्रांस क्या कर रहा था ट्यूनीसिया में, और फ्रांस पौंडीचेरी, यानम का माहे करैकल के बारे में क्या करेगा, ये सब जुड़ा हुआ सवाल था। तो मुझे अल्टीमेटली ये स्टेटस तो कॉलोनीज ही थी उनकी, बिल्कुल, तो स्टेटस कॉलोनीज थी, और ऊपर से बड़ा प्रेशर था भारत के ऊपर, जिसे आज हम लोग बिल्कुल फील नहीं कर सकते, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में फ्रांस का बहुत बड़ा कॉलोनी था। अच्छा, उसे इंडो चाइना कहते थे। अच्छा, जिसे आज हम वियतनाम, कंबोडिया और लाओस कहते हैं। ओके, तो ये सब चाइनीज कॉलोनीज, ये सब फ्रेंच कॉलोनीज, सॉरी ये फ्रेंच कॉलोनीज थे। ओके, तो ये फ्रेंच कॉलोनीज पर कंट्रोल रखने के लिए भारत में जो फ्रांस का ये जो कॉलोनियल पोजीशंस, जो टेरिटरी था, जैसे पौंडीचेरी, इस पर बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उनकी जो एयर रूट्स जो थे, जैसे हवाई जहाज़ फ्रांस से जब आता था तो वो वही रूट से आते थे, पौंडीचेरी होकर आते थे। ओके, हाँ, सो एग्जैक्टली, सो दिस इज हाउ यू हैव टू। काफी इंटरेस्टिंग, मतलब ये थॉट मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि अगर हम बैक हिस्ट्री में जाएंगे, बिकॉज ये मैंने आर्गुमेंट बहुत जगह सुना कि ये हमारी गलती रह गई कि हम यूएस के साइड नहीं थे, ये वो, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचे और आपका आर्गुमेंट ले तो दैट इज अ वेरी करेक्ट आर्गुमेंट कि हम नहीं हो सकते थे उनके साथ, कोई चांस ही नहीं, हमारे कुछ मजबूरियां ऐसी थी। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसा है ना कि जब आप किसी यात्रा शुरू करते हैं, मान लीजिए आपने अपनी यात्रा, अपने सफर शुरू किया 1947 में, हमारे पास क्या था? हमारे पास ना तो खाद्यान्न थे, हमारे पास इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं था, और सबसे बड़ी जो हमारी कमजोरी थी वो ये कि हमारा जो टेरिटरी था वो बिल्कुल ही सॉलिड नहीं था। एक बात कहने की है कि हाँ, भारत में प्रिंसली स्टेट्स की यूनिफिकेशन हुआ, जो जिसके लिए सरदार पटेल को हम लोग क्रेडिट देते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं उनको, पर उसके बाद जो क्या और भी तो कई चैप्टर्स थे ना उसमें, जैसे गोवा, ये बाद में सिक्किम को भी इंटीग्रेट, तो सिक्किम को तो कितने बाद में किया गया। तो आप ये याद रखिए कि जो भारत के जो मजबूरियां थी वो बहुत यूनिक थी, और सबसे ज़्यादा जो मजबूरी को हमें याद रखना चाहिए वो था पाकिस्तान 1947 की 14 अगस्त को, जैसे कि पाकिस्तान का जन्म हुआ, पाकिस्तान ने तुरंत एक अपना जियोपॉलिटिकल कैंपेन शुरू किया। अच्छा, और उस कैंपेन के तहत पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस एग्रीमेंट्स जितने थे, उस डिफेंस एग्रीमेंट्स में मेंबरशिप मिला। अच्छा जी सर, ये यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्या इसमें ब्रिटेन का हाथ था कि पाकिस्तान को जो है मिले, क्योंकि ब्रिटेन और यूएस तो एलाई थे? देखिए, शुरुआत के दिनों में पाकिस्तान के जो मिलिट्री लीडरशिप था वो ब्रिटिश मिलिट्री डिफेंस ऑफिशियल्स के हाथ में ही होता था। अच्छा, तो जो कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने मना कर दिया था, क्योंकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में और हमारे मिलिट्री में जो ब्रिटिश सिटीजन्स काम करते थे, उनको एक तरह से कहा जाए तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए उनको मजबूर किया गया था, उनको वापस भेज दिया गया था यूनाइटेड किंगडम।
पर पाकिस्तान में तुरंत ऐसा नहीं हुआ था। उनके जो बड़े ऑफिसर्स थे, हाँ। कई सारे वहाँ पर वो कंटिन्यू थे सर्विस में। हाँ। और एज अ रिजल्ट ये हुआ कि उनके जो ओरिएंटेशन मान लीजिए, हाँ। ओरिएंटेशन था, और जो एक किस्म की इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप हाँ। और एक किस्म का जो बड़े भाई का साथ होना, हाँ। वो जैसे मान लीजिए लंदन से उसका वाशिंगटन डीसी की तरफ शिफ्ट हो गया। अच्छा। तो उनको जो डिफेंस एग्रीमेंट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा था 1950s में, वो सब एग्रीमेंट्स में पाकिस्तान को स्पेस मिल चुका था। अच्छा। और भारत को जो भी कुछ करना था तो हाँ। उसमें ये जो पाकिस्तान का जो मेंबरशिप हाँ। था, जो हाँ। अमेरिकन डिफेंस एसोसिएशंस में, हाँ। और ये रीजनल ग्रुपिंग्स जो बने थे, सियाटो, सेंटो, हाँ। इन सब ग्रुपिंग्स में जो पाकिस्तान का जो स्पेस मिला था, उसके बारे में भी भारत को चौकन्ना रहना पड़ता था। हाँ। सो एज अ रिजल्ट हम अगर यूएस के साथ अपनी दोस्ती को बहुत ज़्यादा और क्लोज बनाना चाहते भी, तो भी उसमें कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, उलझने, कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ जाते थे। और वहाँ सोवियत यूनियन था जो हमें फेवर करने के लिए तैयार था, हमारे साथ एलाई कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि भारत का उस वक्त की जो रिक्वायरमेंट थी वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ। और सिर्फ सोवियत यूनियन नहीं, जैसे कि मैंने मेरी दूसरी किताब अ सिंगुलर स्पाई में मैंने लिखा है कि ईस्टर्न यूरोप से हमें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट तुरंत मिलने लगा था। हाँ। और वहाँ से बहुत बजट रेट्स में टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस होने लगे थे। अच्छा। तो जैसे मान लीजिए हमने तो सोवियत यूनियन की बात की, जो कि सोवियत यूनियन हमारे देश में बड़े बड़े स्टील फैक्ट्रीज और जो बड़े जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स थे उनको एस्टैब्लिश करने में बहुत मदद की। वैसे ही पोलैंड और पोलैंड ने बहुत मदद किया। उसके बाद वेस्ट जर्मनी, उसने भी, वेस्ट जर्मनी ने भी बहुत मदद किया। और बाद में 1970s में अगर देखें तो ईस्ट जर्मनी जो कि कम्युनिस्ट जर्मनी था, उसने भी बहुत मदद किया इंडिया का। तो मेरा कहना ये है कि जो जहाँ से आपको टेक्नोलॉजी बहुत कम रेट पर मिलता है, मान लीजिए कि हम तो, हमारा देश तो गरीब था उस वक्त, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज था हमारे पास थे नहीं, तो हम लोग उसी स्टेट के पास जाते थे बायर बनकर खरीदने के लिए, क्योंकि वो स्टेट्स हमें कम दर पे, कम रेट पे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते थे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास उस वक्त इतने ऐसे भी टेक्नोलॉजी नहीं थे कि अगर कहीं पर एक किसी पोर्ट में या फिर किसी हार्बर में एक शिप अगर हमारा डूब जाता था, तो हम उसे रीफ्लोट कराने के लिए हमारे पास साधन नहीं थे। तो वैसे में हमें यूरोपियन देशों के पास जाना पड़ता था, क्योंकि पोलैंड फॉर एग्जांपल, पोलैंड की जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो बहुत फेमस है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड में बहुत क्षति हुई, पर जैसे कि वॉर खत्म हुआ तो पोलिश शिपिंग इंडस्ट्री दोबारा से बाउंस बैक किया। और वहाँ की शायद गवर्नमेंट ने भी उनकी हेल्प की थी। गवर्नमेंट ने हेल्प की, वहाँ पर सोशलिस्ट गवर्नमेंट था। और उन्होंने उसके बाद देखा कि भाई भारत को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, भारत का बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, तो उन्होंने अपने जो शिपिंग वेसल्स और शिपिंग टेक्नोलॉजी था वो भारत को भेजा। तो वैसे ही पोलैंड ने बहुत हमें मदद किया उस ज़माने में। सर, सोवियत यूनियन, फ्रांस, पोलैंड से ही अब हम आएंगे आपकी दूसरी बुक पे। एंड आई थिंक बहुत मज़ेदार कनेक्शन है, बिकॉज ना ही वो हमें सप्लाई कर रहे थे, वो हमारे पे धीरे धीरे स्पाई करना भी स्टार्ट कर दिए थे। और इसमें जो आपकी बुक का जो प्रिंसिपल प्रोटैगनिस्ट है, वो उन्होंने उसको बहुत मास्टर किया और उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से कह सकते हैं कि चैम्पियन किया। तो बट आपकी बुक पर पढ़ रहा था और मुझे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट मिला कि फ्रांस भी जो है वो हमारे ऊपर स्पाई करवा रहा था। फ्रांस और इंडिया की हमेशा कहा जाता है कि इट वाज अ क्लोज रिलेशनशिप, और ये स्पाई जो है वो अराउंड 70s में चल रहा था। सो आई वांट टू नो कि फ्रांस क्यों पहले इंडिया के ऊपर स्पाई करवा रहा था। देखिए 50s, 60s और 70s की जो डेकेड्स जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये डेकेड्स ऐसे थे जिसमें आपके जो इंडस्ट्री हो या फिर टेक्नोलॉजी, ये सब स्टेट ड्रिवन होते थे। यानी कि जो आपके गिव एंड टेक्स थे वो मोस्टली सरकारें खुद से करते थे। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स मान लीजिए ऐसा एक बहुत बड़ा पावर था जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बहुत सक्सेसफुल हो चुका था उस वक्त।
पर वो भी ऐसा नहीं था कि वहाँ पर स्टेट का इंटरवेंशन कम हो, वहाँ पर भी स्टेट बहुत ज़्यादा एक्टिव था, क्योंकि वहाँ पर आपको याद है कि अलग अलग किस्म की जो सिक्योरिटी के लेवल पे कहे मैकर्थीज़म या फिर और भी चीज़ें, ये सब इंडिकेट करता है कि वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में भी सोवियत यूनियन कितना पावरफुल था, सॉरी सर्वेलेंस इंडस्ट्री कितना पावरफुल। सर एक एनेक्डोट है कि इंटरनेट जो है वो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने ही बनाया था। हाँ, बाद उसके में उन्होंने उसको पब्लिक किया। हाँ, वो तो खैर आपको याद है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही कोडिंग और सब चीज़ों की इन्वेंशन और उसका इस्तेमाल हुआ, सर्वेलेंस और काउंटर स्पिनाज उसके लिए। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि भारत के साथ ये जो देश थे, जैसे कि ईस्टर्न यूरोप के जो देश थे और इनके जो गिव एंड टेक्स चल रहे थे, पोलैंड, सोवियत यूनियन, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, ये सब कंट्रीज के गिव एंड टेक्स सारे रिलेशंस स्टेट टू स्टेट बेसिस पर होता था। अच्छा। अब उसमें एक खास मुद्दा ये था कि भारत खुद उस वक्त एक स्टेट लेड इकोनॉमी के तौर पे, जैसे आपने कहा कि हमने क्यों फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं अपनाया, पर हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं अपना रहे थे और हम लोग स्टेट ड्रिवन इकोनॉमी में थे। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जो भी आपके परचेजेस या फिर बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट के निकलते थे, तो वो जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। और उसमें अगर किसी को किसी बाहर के कंपनी को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिल्ली में या फिर मुंबई में बहुत उसके पीछे भागा दौड़ी होती थी, जिसे आप आज की भाषा में शायद कॉर्पोरेट एस्पियोनेज कह सकते हैं। बट उस ज़माने की भाषा में उसे इंफॉर्मेशन गिव एंड टेक कह सकते हैं, जिसको कुमार नारायण जो कि हमारे किताब का मेन किरदार है। मेरे हिसाब से तो कॉर्पोरेट एस्पियोनेज नहीं, उसको कॉर्पोरेट लॉबिस्ट बोलेंगे आज के टाइम में, फैंसी वर्ड है। कॉर्पोरेट लॉबिस्ट पर है कि कुमार नारायण जो कि सिंगुलर स्पाई, कुमार नारायण अनटोल्ड स्टोरी, इसमें जो अब देखेंगे कि ये एक वे ऑफ लाइफ था। अच्छा। उस जमाने में। अच्छा। फर्स्ट 30 इयर्स देख ले, 50s 60s एंड 70s में ये एक वे ऑफ लाइफ था, क्योंकि इकोनॉमी आपका स्टेट ड्रिवन था। ओके। देश की सबसे बड़ी जो आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सरकार से ही मिलते थे। वो सरकार ही वो कॉन्ट्रैक्ट्स, वो ऑर्डर्स देते थे और वो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के होते थे। तो उस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए प्राइवेट सेक्टर के लोग जहाँ पे अपने अपने छोटे लेवल पे, मीडियम लेवल पे, बड़े लेवल पे इन्वॉल्व होने की कोशिश करते थे। और उसमें इन्वॉल्वमेंट के लिए रैट रेस किस्म का होता था। और जब बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स की बात आती है, अब देश में डिफेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही होता है। और भारत के पास 1962 और 65 और 71 के बाद भारत दुनिया का एकमात्र एक देश बन गया था जो 10 साल से भी कम समय के अंदर 3 बड़ा युद्ध लड़ चुका था। तो जो भी देश इतना बड़ा साइज और इतनी उसकी आबादी और उसके इतने मान लीजिए दुश्मन हो, तो वो भी दो अलग अलग फ्रंट पे और भी बाकी रिश्ते भी उतने अच्छे नहीं, तो एक तीसरे देश को लिबरेट करवा रहे हैं। तो हमें ऐसे मौके पर हमें जो हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्री था उसे तंदुरुस्त करना था सबसे बड़ी प्रायोरिटी। और इस चीज़ के ऊपर बाकी देशों की भी नज़र थी कि जो लोग वेपन्स बनाते हैं, वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस बाद में आया, पर यूनाइटेड किंगडम उसके पहले, वो भी हमें पहले से ही वेपन सेल करते थे। तो उनके लिए हम सिर्फ इंडिया नहीं थे, हम एक बहुत बड़ा आर्म्स परचेजिंग पावर भी बन चुके थे। अच्छा। तो हमारा जो आर्म्स परचेजिंग पावर था ये उस ज़माने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया था पूरी दुनिया के जो कहानी है उसमें। अच्छा। क्योंकि हम बहुत पैसा खर्च कर रहे थे। अच्छा। वेपन्स परचेज करने के लिए। okay। और हमने सोवियत यूनियन के साथ 1971 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी किया था। अब उस फ्रेंडशिप ट्रीटी के चलते हुआ ये कि सोवियत यूनियन को एक किस्म की मोनोपोली मिल गई। ओके। तो इंडिया को जो भी वेपन सप्लाई करना होता था, सोवियत यूनियन कम रेट पर भारत को वो वेपन्स देते थे।
अच्छा। तो उसमें उनको बहुत फ़ायदा होता था, नेचुरल सी बात है। हाँ। और हमें वेपन्स मिल जाते थे, बड़े हाँ, अच्छे क्वालिटी के हाँ, वेपन्स। पर बाकी देश जो सोवियत यूनियन से जो कम्पीट करना चाहते थे, हाँ, वो चाहते थे कि भारत उनसे वो वेपन्स ले। ओके। हाँ, तो जैसे कि कुमार नारायण की कहानी हाँ, जो 1977 में एक ट्विस्ट जो हाँ, आता है कि हाँ, एक कॉर्पोरेट लॉबीइस्ट हाँ, जिसने अपना करियर, अपना सब कुछ दिल्ली में बहुत आलीशान लाइफस्टाइल उनका हाँ, दिल्ली में चल रहा था, और हाँ, पिछले 20 साल से उनके अचानक से उनके जीवन में कुछ फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स आ जाते हैं, हाँ, सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से कि उनको हिंदुस्तान का जो आर्म्स मार्केट है हाँ, उसका एक हिस्सा कैप्चर करना था। हाँ। सर, एक मैं एनेक्डोट देना चाहूँगा यहाँ पे। इट्स अ फनी एनेक्डोट। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था। उसमें जो मैम के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, एम्बेसडर पुरुषोत्तम स्मिता, उनके पापा जो हैं, ही वॉज द प्रिंसिपल नेगोशिएटर ऑफ 1971 सोवियत इंडो सोवियत ट्रीटी। जो उस टाइम एम्बेसडर थे डीपी धर। हाँ, उन्हीं मतलब वो भी उस टाइम सोवियत यूनियन में पोस्टेड थे, और वही प्रिंसिपली नेगोशिएट कर रहे थे उनके बिहाफ पे। तो नाउ यू कैन कंटिन्यू द स्टोरी। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि डीपी धर जो हाँ, थे वो कश्मीर के एक पॉलिटिशियन थे, हाँ, और इंडिया के साथ सोवियत यूनियन का जो दोस्ती है हाँ, वो इतना स्पेशल हो चुका था हाँ, उस वक्त कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उनका जो पर्सनल फ्रेंड, जैसे कि डीपी धर उनके पर्सनल खास जानकार थे, कश्मीर से, हाँ, कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप से आए थे, उनको भेजा था मॉस्को। और वहाँ पर उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ नेगोशिएट किया, और उसके बाद इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी बना। और इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी का सबसे बड़ा, सबसे अहम जो हिस्सा था वो था कि भारतीय और जो इंडियन आर्म्स रिक्वायरमेंट में जितनी भी सप्लाईज की ज़रूरत हो, अच्छा, उसका एक स्टेडी चैनल मिल जाता। अच्छा, तो आपको किसी और के पास भागने की ज़रूरत नहीं थी। मान लीजिए आपकी कोई क्राइसिस अचानक से हाँ, किसी के साथ हो जाता है, हाँ, तो आपको उसके लिए किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, आपके एक सिंगल विंडो बन गया था। सर, ये ट्रीटी नेटो टाइप की ट्रीटी नहीं थी कि जिसमें अगर मान लीजिए कोई हमें अटैक करेगा तो सोवियत यूनियन पे भी अटैक होगा, ऐसा नहीं था। ये था कि आप हमको आर्म सप्लाई करेंगे ऑन अ सस्ता रेट। और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सिर्फ आर्म्स ही सप्लाई नहीं करते थे। जैसे हाँ, कि अशोक पार्थसारथी जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साइंटिफिक एडवाइज़र रहे, हाँ, वो उन्होंने मुझे खुद बताया कि सोवियत यूनियन 71 वॉर के दौरान सिर्फ आर्म्स सप्लाई ही नहीं किया था, उन्होंने इंडिया को जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, अच्छा, जिसकी आज हम लोग हाँ, इसकी बहुत चर्चा करते हैं, हाँ, हाँ, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम तक उन्होंने एक्सटेंड किया था। अच्छा, तो एक किस्म का उनका जो डिफेंस अम्ब्रेला था, हाँ, वो कुछ समय के लिए भारत को दिया था उन्होंने। तो अच्छा, ये काफ़ी एक स्पेशल किस्म की एग्रीमेंट पॉलिटिकल लेवल की अंडरस्टैंडिंग हाँ, की हाँ, वजह से हुआ था। तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये नेटो किस्म का है, क्योंकि नेटो में ऐसा होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट तो नेटो देशों में हाँ, आते रहते जाते रहते, पर नेटो देश की जो मेंबरशिप है हाँ, वो नेटो से नहीं ख़त्म कर सकते, हाँ, हाँ, क्योंकि वो एक अलग ही कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी के तहत उनको बनाया गया था। तो भारत के साथ जो सोवियत यूनियन का जो एग्रीमेंट था 1970, वो बहुत खास था। तो उस एग्रीमेंट को फ्रांस के जो इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल माइंड्स थे, उन्होंने उसको अंडरमाइन करने का कोशिश की, क्योंकि उनको लगा कि अगर वो अपने जो वेपन्स उस वक्त मिराज 2000 आया 1977 में, और वही मिराज से आज हम जानते हैं राफेल और कहाँ भारत और फ्रांस की जो डिफेंस कोऑपरेशन है, वो मिराज एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया। उनको लगा कि मिराज को सक्सेसफुल बनाना ही पड़ेगा, और मिराज को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने भारतीय यानी कि इंडियन आर्म्स मार्केट को चुना। हाँ, और उसी वक्त कुमार नारायण को भी उन्होंने रिक्रूट किया, और जो कुमार नारायण के जो प्रोफेशनल बॉसेस थे उस ज़माने में, SLM मानिकलाल, हाँ, उनको भी उसमें लूप में लाया गया। हाँ, और उनका जो पूरा मान लीजिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग नेटवर्क था, उसको लॉन्च किया, और 8 साल तक उस नेटवर्क को उन्होंने ज़िंदा रखा। और आखिरकार देखिए सक्सेस तो वो
मिला उनको कि हाँ भारत ने मिराज 2000 का ऑर्डर दिया। हाँ सर, मतलब काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है इस स्टोरी में। एक एस एम मानिकलाल है, एक इनकी वाइफ है। तो मैं एक एक करके सब पे आना चाहूँगा बिकॉज हर कैरेक्टर एक फैसिनेटिंग है और उसकी अपनी मोटिवेशंस है। और सबसे ज़बरदस्त बात मुझे लगी उस टाइम में जो लाइफ थी उसके बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा पता चला। तो आई वॉन्ट टू फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कंपनी एस एन एम मानिकलाल। और आपने एक चीज़ काफ़ी स्पेशल मेंशन की कि वो बड़ी कंपनी थी बट टाटा बिरला जैसी बड़ी नहीं थी। तो आई रियली वांट टू नो कि टाटा बिरला का ऐसा क्या इन्फ्लुएंस था इंडियन इस्टेब्लिशमेंट पे जो एस एल एम मानिकलाल का नहीं था। देखिए टाटा बिरला तो सिर्फ कंपनीज नहीं है, वो नेशन बिल्डिंग के पार्टनर्स भी हाँ रहे हैं। अब महात्मा गांधी के साथ जो बिरला या फिर फ्रीडम मूवमेंट के साथ जो बिरला फैमिली का जो कनेक्शन है वो तो वेल डॉक्यूमेंटेड है। यू कैन हैव वाटर। थैंक्स। सो वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। और वैसे और भी एक छोटा सा मैं एनेक्डोट देना चाहूँगा, जैसे कि आज हम सॉल्ट की बात करते हैं। हाँ हाँ बहुत से लोग शायद आज याद नहीं रखते कि टाटा केमिकल्स हाँ जो है उनके साथ सॉल्ट का एक बहुत पुराना रिश्ता है। और 1940s में जब सॉल्ट के ऊपर टैक्स को जब ख़त्म करने की बात हो रही थी नेहरू गवर्नमेंट के अंडर, उस वक्त जे.आर.डी. टाटा ने भी इसके बारे में अपने सोच विचार रखे थे। तो मतलब ये सिर्फ बड़े कंपनीज नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग में पार्टनर्स है। तो बहुत ही अलग किस्म के इनकी कहानी है और ये मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते हैं इस तरह के एंटिटीज़ और इस तरह के बड़े कंपनीज, इनकी जर्नीज और बहुत यूनिक है। पर मैं एस.एल.एम. मानिकलाल को इसलिए इनके साथ नहीं लेता हूँ, पर है कि मैं ये मानता हूँ एस.एल.एम. मानिकलाल भारत के आज़ादी के बाद या फिर भारत के आज़ादी के साथ साथ जो कुछ बड़े कंपनीज निकले थे उसमें से एक थे एस.एल.एम. मानिकलाल। क्योंकि 40s में 40 के दशक में भारत में बहुत ही अलग अलग किस्म के चैलेंजिंग सिचुएशंस पैदा हो रहे थे। एक तरफ आपका जंग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरी तरफ आपके फैमिन, इंडिया में बंगाल में फैमिन चल रहा था। अब फैमिन के अलावा आपके देखिए अलग किस्म के मिलिटेंसी मूवमेंट्स चल रहे थे, टेररिज्म चल रहे थे देश में, अंग्रेज़ हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत तरह की मूवमेंट्स चल रहे थे, वायलेंट मूवमेंट्स चल रहे थे। तेलंगाना तेभगा वहाँ पर कम्युनिस्ट आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे थे। तो अलग अलग हिस्से में अलग अलग किस्म के आर्म्ड स्ट्रगल चल रहे थे। तो इस दौरान कुछ लोगों ने अपने इनिशिएटिव पर इंडस्ट्रियल कंपनीज शुरू किया। और क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत जो सब चीज़ की थी वो था इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हमें जो पैराफिरनलिया जो चाहिए, हमें जो आइटम्स की ज़रूरत है वो सब इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए वो आइटम्स कहाँ से मिलेगा। तो एस.एल.एम. मानिकलाल जिसका जो जनक, जिसके पेट्रन मतलब हेड जो थे त्रिकमलाल मानिकलाल, वो एक किस्म के जीनियस थे। अच्छा। हाँ, तो और उन्होंने अपना सोचा और उसके बारे में एक सुपरमार्केट के तौर पे अपने कंपनी को उन्होंने सजाया। और ये कंपनी एस.एल.एम. मानिकलाल धीरे धीरे एक अगले 30 साल में इतना बड़ा एक टेक्नोलॉजी बनाने वाला, एक टेक्नोलॉजी सेल करने वाला कंपनी बन गया। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत थी उस ज़माने में वो था टेक्नोलॉजी की कमी। और टेक्नोलॉजी को सेल करने के लिए उनको ज़रूरत था बाहर के देशों के साथ हाथ मिलाकर हमारे देश में कम रेट पर टेक्नोलॉजी लाए। तो हमारे देश में जब चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस ज़माने में थे वाटर पंप्स या फिर पंप्स। आज हम सोचते नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, पर आज भी पंप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले आप घर के लिए छोटे लेवल पे रिक्वायरमेंट की बात करें या फिर किसी भी फैक्ट्री में या फिर किसी भी बहुत बड़े फैक्ट्री में, और पंप सिर्फ वाटर के लिए, पानी के लिए नहीं, पंप्स बहुत तरह की होती हैं। तो उस ज़माने में तो हमारे देश की बाकी म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी परमानेंट वाटर सप्लाई नहीं था।
तो इंडिविजुअल पंप्स की भी ज़रूरत थी, तो हॉस्पिटल से लेकर हर जगह पंप्स, उसके बाद आपके टेक्सटाइल्स से लेकर स्मॉल मशीनरीज, और उसके बाद धीरे धीरे करके एसएलएम मानेकलाल जो आज हमारे ये जो वाटर बॉटल्स है, प्लास्टिक रेवोल्यूशन देश में लाने वाला भी एसएलएम मानेकलाल था। अच्छा जी, ये जो प्लास्टिक चेयर्स और प्लास्टिक बर्तन जो आज भारत में हर कोई इस्तेमाल करता है, वो 1960s और 70s में भारत आया था। अच्छा। और उसको लाने वाला तोशिबा के साथ पार्टनरशिप करते हुए एसएलएम मानेकलाल ही लाया था। ओके। तो वो उनके एडवर्टीजमेंट्स निकालते थे वो लोग, और वो अपने बड़े प्राइड के साथ वो अनाउंस भी करते थे कि उन्होंने इस चीज़ को भारत में लाया, उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को भारत में इंट्रोड्यूस किया। तो उनके वो बहुत बड़े कंपनी थे, और उनकी मतलब बहुत ज़्यादा पहचान थी इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में। और उसी लेकिन में काफ़ी ज़्यादा अनएथिकल तरीके से भी काम करते थे। अब मैं ये उस फील्ड में नहीं जाना चाहता हूँ कि कंपनी, अलग अलग कंपनी किस तरह के एथिकल या फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, क्योंकि उनके अपने कंपटीशन होते हैं, अपनी उनकी ज़रूरतें होती हैं। पर है कि देखिए, हर चीज़ जब तक पकड़ा ना जाए शायद आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते। जो चीज़ पकड़ी गई और बाद में इसकी बहुत चर्चा भी हुई, वो था जो फ्रेंच एसेट्स के साथ जो एसएलएम मानेकलाल के लोगों के साथ या फिर कुमार नारायण के जो इंटरेक्शंस हुए, क्योंकि वो बाद में हमने पाया वेल डॉक्यूमेंटेड था वो 1977 के बाद से लास्ट 7 इयर्स जो है, जहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसीज एक तरह से कुमार नारायण और एसएलएम मानेकलाल के जो उस वक्त की योगेश मानेकलाल जो सबसे बड़े बॉस थे, उनके साथ उनके इंटरेक्शंस पाए गए थे, और अखबारों में उसके मेंशन होता है। तब हमें लगता है कि शायद हाँ, योगेश मानेकलाल उसमें पार्टी थे। पर किस लेवल तक किसी को आज नहीं पता, क्योंकि योगेश मानेकलाल भी आज नहीं है। हाँ सर, तो जैसे ये स्कैंडल हुआ, और फ्रांस ने बेसिकली स्कैंडल ये था कि सोवियत यूनियन वांटेड टू सप्लाई करना चाहते थे मिलिट्री एयरक्राफ्ट, बट फ्रांस ने जो है उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स लीक करवा के जो है रेट अंडरकोट करके सप्लाई कर दिया। आई वांट टू नो, आपकी रीडिंग के हिसाब से ये जो डॉक्यूमेंट सप्लाई आई वांट टू नो कि डॉक्यूमेंट्स हो गए, सप्लाई हो गया और सब कुछ, बट ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर हमें ये पता है कि ये एक गलत बेसिस पे जो है इंटेलिजेंस लीक के कारण जो है वो किया गया, तो इस चीज़ को टर्मिनेट भी तो करना चाहिए था। देखिए, ये बात शायद मैं एग्री करूँगा कि मिराज 2000 जो था एज एन एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, वो सोवियत एयरक्राफ्ट से ज़्यादा एडवांस थे उस समय के लिए हिसाब से। और दूसरा चीज़ जो है कि हाँ, सोवियत यूनियन भारत का बहुत ख़ास दोस्त था, और उस वक्त उन्होंने MiG-27 को पिच किया था इंडियन एयरफोर्स के लिए। और MiG-27 बहुत ही ख़ास और बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट था, जो मिराज से भी टक्कर ले सकता था बहुत आसानी से। पर मुझे लगता है कि असली चीज़ जो है वो होती है पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा। और 1979 और 77 में हमारे देश में भी कई सारे पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग टूट रहे थे और नए सिरे से बन रहे थे। इंदिरा गांधी 77 में उनको सरकार छोड़कर जाना पड़ा। और जैसे ही वो सरकार छोड़कर गए, तो सोवियत यूनियन के साथ उनकी जो हॉटलाइन कनेक्शन थे वो थोड़े समय के लिए ठंडा पड़ गया। अच्छा। तो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ कि सोवियत यूनियन ने उनको कंसल्ट करना, उनसे बातें करना, क्योंकि वो पावर से बाहर थी, तो बंद कर दिया। तो 79 में सोवियत यूनियन भारत के ही बहुत नज़दीक अफ़गानिस्तान में अपने सेना भेज दिया, और अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया। और इस मुद्दे पर इंदिरा गांधी को बहुत बुरा लगा। सर, इंदिरा गांधी से कभी इस मामले पे कंसल्ट नहीं किया था सोवियत यूनियन ने? क्योंकि उस वक्त बाहर थी ना, पावर से बाहर तो थी पावर से, लेकिन वो इतने साल पावर में तो रही। उनका एक व्यू तो आई थिंक नॉट ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो लिया जा सकता था। बिल्कुल, शी न्यू पाकिस्तान, अफगानिस्तान बैक ऑफ हर हैंड। बिल्कुल। और यही बात इंदिरा गांधी ने जब 1980 में जनवरी के महीने में जब इंदिरा गांधी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी, तो
सोवियत यूनियन से उनका जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस ज़माने के ग्रोमिको, तो अंद्रे ग्रोमिको दिल्ली आए थे। हाँ और जब इंदिरा गांधी के साथ वो बैठे बात हाँ करने के लिए, तब इंदिरा गांधी ने उनसे वही कहा जो आपने कहा हाँ कि आपने हमें बताया क्यों नहीं, हाँ क्योंकि हमें तो आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि हम तो अपने आप को आपका दोस्त मानते थे हाँ और और आपने पर्सनल फ्रेंड मानते थे। पर्सनल थे फ्रेंड, और ब्रेजनेव के साथ हाँ इतनी करीबी फ्रेंडशिप भारत का, और आपने हमें बताया नहीं। हाँ। तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। अच्छा तो एक किस्म से एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में अगर थोड़ी सी गैप आ जाती है, हाँ तो शायद आप जो रिश्ते हैं उसको पहले की तरह उस लेवल पे नहीं ले जा सकते। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जिसमें इंदिरा गांधी को शायद लगा कि एक बार सोवियत यूनियन को भी थोड़ा सा मैसेज दे देना चाहिए कि वो अकेले ही हमारे सप्लायर नहीं हैं, हमारे लिए और भी अच्छे सप्लायर्स हैं, जैसे कि फ्रेंच गवर्नमेंट और फ्रेंच आर्म्स इंडस्ट्री में हमें मिला। देखिए वो सिर्फ जैसे कि वो तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर को भी फ्यूल सप्लाई किया था फ्रेंच गवर्नमेंट ने उस वक्त, तो एक रिलेशन तो खैर बना ही हुआ था, तो उसको वो एक्सरसाइज किया। हाँ, पर ये बात सच है कि उन्होंने भी यही कहा कि आपको हमें कंसल्ट करना चाहिए था। पर ये पूरा अफगानिस्तान ऑपरेशन से ही एक किस्म का शक का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो भारत का मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो सिर्फ 600 किलोमीटर की, 600 किलोमीटर के कुछ आसपास है। तो एक ऐसा एक नज़दीक आने के बाद भी आपने, या फिर आप सोच रहे थे इतना नज़दीक आ जाएंगे भारत के, और फिर भी हमको आपने कंसल्ट नहीं किया। भले उस वक्त वो पावर में नहीं थी, और चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर्स थे 77 मार्च से लेकर 79 के दिसंबर तक। सर उनको कंसल्ट किया था सोवियत यूनियन ने, जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के? नहीं, उतना ज़्यादा क्लोज कंसल्टेशन नहीं था। अच्छा। पर बाद में जब उनकी जो एक्शंस चल रहे थे सोवियत अफगानिस्तान में, उस वक्त उन्होंने अपडेट किया था। पर है कि उस वक्त लास्ट में चौधरी चरण सिंह का सरकार था। वो आपको पता होगा सिर्फ 4 महीने की उनकी सरकार रही, और उस वक्त तुरंत इलेक्शन हो गया। तो उस दौरान मान लीजिए सितंबर 1979 से लेकर दिसंबर 1979 तक देश में मतलब हुकूमत बहुत ही हल्की फुल्की तरह से। सर हमने SLM मानिकलाल पे बात की, रियली फाउंड इंटरेस्टिंग ये कंपनी। हम एक और कैरेक्टर पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो कुमार नारायण की वाइफ है, जो गीता करके हैं। रियली वांट टू नो, बिकॉज उनका कैरेक्टर मुझे समझ नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कैरेक्टर करना क्या चाह रहा है, मतलब व्हाट इज हर अल्टीमेट मोटिवेशन। एग्जैक्टली। तो आप बताइए। ऐसा है कि जब कुमार नारायण का जब आविर्भाव हुआ मीडिया में एज द किंग पिन ऑफ द स्पाई रिंग, उस वक्त उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में थोड़ी सी खबर सर्कुलेट हुआ, और उसमें से ये था कि उनकी एक वाइफ है और उनके घर में और दूसरा कोई नहीं है, और उनका पास बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, और दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं पे रहते हैं मेहरौली फार्म हाउस में, और उनके बड़ी प्रॉपर्टीज़ है डिफेंस कॉलोनी में, जो उन्होंने पिछले 30 साल में 35 साल में बनाया इस तरह के। पर मुझे ये लगा जब मैंने कुमार नारायण का कहानी पढ़ा पहली बार, मुझे लगा कि हर इंसान के कुछ इंडिविजुअल डोमेन्स होते हैं, और उसमें कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, उसमें कुछ बातें ज़रूर होती है जिससे उनकी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है उसको इम्पैक्ट होता है। वो उनके प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ तक अचीव कर पाते हैं उनके गोल्स को, या फिर कहाँ तक वो शायद कुछ मुद्दों पर शॉर्ट कमिंग्स रह जाते हैं, और उसके ऊपर भी उनके पर्सनल लाइफ का कुछ एक तरह का इम्पोर्टेंस, एक रेलेवेंस रहता है। तो मुझे लगा कि इनके लाइफ की जो उनके एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ये था कि कुमार नारायण पैरानॉइक थे। वो किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करते थे। अच्छा। और वो सिर्फ अपने पत्नी यानी कि गीतांजलि नारायण को ही विश्वास करते थे। अच्छा। और उनके साथ वो लंच करने आते थे रोज़। अच्छा। भले ही वो उनके साथ ना रहते हो, उस समय गीतांजलि नारायण ने खुद कहा था कि उनके रिलेशंस उतने अच्छे नहीं थे, बट अगर देखा जाए तो एक दूसरे के लिए वो बने थे। और उन दोनों की पार्टनरशिप जो है वो 1950 से शुरू होता है।
हाँ तो कुमार नारायण इस शहर में, दिल्ली में, नेशनल कैपिटल में एक अकेला आदमी था। हाँ वो दक्षिण के एक गांव से निकले और भारत आए, मतलब दिल्ली आए, और डिफेंस सेक्टर में काम किया शुरुआत हाँ, में, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। हाँ उसके बाद वो दिल्ली आए और हाँ। उस ज़माने में एक स्टेनोग्राफर की हैसियत से काम करने दिल्ली आना, हाँ। अपने गांव को छोड़कर, एक आदमी का कोई दोस्त नहीं दिल्ली में, तो हाँ। उसी हालत में उनके साथ गीतांजलि का हाँ। मीटिंग हुआ और गीतांजलि को उन्होंने शादी की। तो मुझे लगा कि इनके पर्सनल लाइफ को अगर मैं ठीक से नहीं समझूंगा हाँ तो शायद इनकी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है उसको भी मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो मुझे जैसे मैंने स्टडी किया तो देखा कि वहाँ पर कई सारे अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस थे। हाँ एक तो ये था कि दोनों अपने अपने पर्सनल पास्ट को लेकर बहुत परेशान थे। अच्छा गीतांजलि अपने एक अनवेड मदर थी वो 1940s में, और उनका एक छोटा लड़का था, उस लड़के को लेकर वो बहुत परेशान थी। और कुमार नारायण को किसी ने कहा था कि उनको भी एक फैमिली, प्रॉपर फैमिली बनाना पड़ेगा। हाँ अगर नहीं बनाएंगे तो एस्ट्रोलॉजिकली कुछ हाँ। उनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाँ तो इस तरह की बातों को जब मैंने कॉन्टेक्स्ट में देखा तो मुझे लगा कि गीतांजलि के लाइफ को भी हमें समझना चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर हम गीतांजलि को नहीं समझेंगे तो शायद कुमार नारायण के प्राइवेट स्फीयर में जो कुछ चल रहा था शायद वो हम नहीं समझ पाएंगे। हाँ। और मैं जब अपनी कहानी में मैंने लिखा है कि जब जिस कहानी में जैसे टेंशन बढ़ता है हाँ उस वक्त उनके घर में हर चीज़ गलत होने लगता है। हाँ। और एक किस्म का अपने दोस्तों के बीच और अपने प्राइवेट लाइफ में हर जगह उनके साथ कुछ ना कुछ हाई टेंशन कुछ एक्टिविटीज़ होने लगता है। हाँ और ये जो गीतांजलि का जो किरदार है वो एकमात्र किरदार है जिसका वायलेंट डेथ होता है। अच्छा क्योंकि उनकी 2000 में उनका कुमार नारायण का देहांत होता है और गीतांजलि नारायण इज फाउंड ब्रूटली मर्डर्ड हाँ इन हर हाउस इन सैनिक फार्म्स इन 2002। अच्छा और उनका मर्डर कुमार नारायण केस के क्लोजर के कुछ महीने बाद हुआ। अच्छा तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक अनरिलेटेड एक किस्म का डेवलपमेंट है जो मुझे लगा कि किसी भी रीडर के मन में एक सवाल उठ सकता है कि हाँ। क्यों इस तरह का मर्डर हुआ और क्यों ये मर्डर कुमार नारायण केस के कन्विक्शंस के कुछ महीने बाद हुआ। हाँ क्योंकि कन्विक्शंस के साथ वो केस ख़त्म हो गया हाँ। और गीतांजलि नारायण का मर्डर हो जाता है। हाँ। भले वो मर्डर किसी भी प्रॉपर्टी रिलेटेड हो या फिर भले क्या और भी कुछ फैक्टर्स हाँ। रहे हो, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। हाँ। और उस ज़माने में क्योंकि वो 2002 में हुआ था और उस वक्त भारत में सबसे बड़े जो इश्यूज थे वो थे टेररिज्म। तो गीतांजलि का जो कैरेक्टर था मुझे लगा कि ये उनके प्राइवेट स्फीयर को, हाँ कुमार नारायण के प्राइवेट लाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ भले उससे हमें पूरा उनके जो इम्पल्सेस क्या थे, उनके मोटिवेशंस का सोर्स क्या था, हमें शायद पूरा ना मालूम हो, पर हमने जब उनकी जो प्रॉपर्टी की जब हमने स्टडी की हाँ। तो हमने देखा कि गीतांजलि का जो पार्टनरशिप था कुमार नारायण के साथ उसमें गीतांजलि काफ़ी डोमिनेंट थी। अच्छा और उनके सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पर हाँ। गीतांजलि नारायण का अपना सिग्नेचर है। अच्छा और ये सिग्नेचर्स 1950s तक चला जाता है। अच्छा हाँ, तो मुझे लगा कि एक लेडी जो इतनी असर्टिव रही हो हाँ और शुरुआत से कुमार नारायण के साथ उन्होंने अपना रोल निभाया है, तो वो किसी साइड किरदार नहीं है। हाँ। उनका भी रोल है उनके हाँ। लाइफ में हाँ। और उनको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है। हाँ क्योंकि वो काफ़ी डोमिनेंट फैक्टर थी हाँ। कुमार नारायण के लाइफ में। हाँ और कुमार को इन आइसोलेशन नहीं देखना चाहिए। हाँ। ये मेरा मानना है। सर, तो जब ये स्पाई स्कैंडल बाहर आया तो इनसे पूछताछ नहीं हुई इनकी वाइफ से? बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल आपने पूछा कि मैंने भी ये सवाल बहुत बार पूछा है अपने आप से कि गीतांजलि नारायण को और ऊपर से कुछ और महिलाओं को इंटरोगेट किया गया था उस ज़माने में और कोर्ट में बुलाया गया था। हाँ। पर इन लोगों की कोई सस्टेन्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था और इनकी बैक स्टोरीज क्या थे वो सब चीज़ें भी नहीं हुआ। अब इसके पीछे किसी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर इनडायरेक्टली शायद हुआ हो, मुझे ऐसा लगता है।
जिसके चलते इन लोगों का थरो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। पर जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, मैंने ये पाया है कि जिस दिन जो रेड्स हो रहे थे या फिर इन्वेस्टिगेशंस हो रहे थे, उस दिन गीतांजलि बहुत एक्टिवली सारे एविडेंसेस को मिटाने में लगी हुई थी। और वो अलग अलग अपने घरों में, अपनी प्रॉपर्टीज में जा रही थी गाड़ी लेकर, और अपने जो कुमार नारायण के फाइल्स थे उनके और बाकी एविडेंसेस थे उनको हटाने के लिए काम कर रही थी। तो मुझे लगता है कि गीतांजलि को भी हमें बहुत क्लोजली समझना चाहिए, और उनके लाइफ में किस किस तरह के चैलेंजेस थे, यानी कि उनके कॉम्प्लेक्सिटीज क्या थे उनके कैरेक्टर में, एज एन अनवेड मदर जो अपने एक छोटा बच्चे को वो एड्रेस करना चाहती थी बहुत शुरुआत से, और वहाँ पर वो फेलियर रही, क्योंकि जब वो लड़के को उन्होंने अपनाना चाहा तो उस लड़के ने उनको मना कर दिया। तो इस तरह के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे वो शायद एक ज़माने में, एक समय जाकर बहुत बड़ा हो गया उनके लिए, और ये भी एक डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस का एक कारण था। और इससे मुझे लगता है कि डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस एक फैक्टर बना कुमार के लिए भी, क्योंकि वो हाई रिस्क बिहेवियर करने लगे थे। अच्छा। और जो हाई रिस्क बिहेवियर इस किस्म के उसके चलते उनके नर्वस ब्रेकडाउन्स, उनके हैलुसिनेशंस, और उनके जो एक किस्म का पैरानोया, उनको हमेशा लगता था कि कोई उनका एक वायलेंट इंसिडेंट हो सकता है उनके साथ। अच्छा। और ये एक किस्म का जो डर था उनके मन में, ये वो बहुत सालों तक पाला उन्होंने। अच्छा। और जेल में उनके साथ जो लोग थे वो भी कहते थे कि, उन्होंने भी कहा मुझे कि कुमार नारायण एक तरह का नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार थे। अच्छा। उन दिनों में। तो मैंने पूरा वो डोमेस्टिक सेटअप मैंने पूरा कोशिश किया था रिक्रिएट करने का, ताकि उनका जो मनोवैज्ञानिक जो हालत कुमार नारायण का था उसको मैं ठीक से समझ पाऊँ। सर बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप उसका आंसर मत दीजिए, कि ये केस एक्चुअली कुमार नारायण इतने बड़े स्पाई थे, ये केस कैसे डिस्कवर हुआ, और आई रियली वांट कि लोग जाके किताब पढ़ें, एंड तभी लोगों को मज़ा आएगा। एंड रियली थैंक यू फॉर आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया। एंड प्लीज़ किताब पढ़िए, देन यू विल रियलाइज कि गजब के टर्न ऑफ इवेंट से ये केस जो है बाहर आया। जी, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके। और मैं सिर्फ लास्ट में इतना ही कहूँगा कि जिसको हम, या फिर जिन लोगों को हम स्पाइज मानते हैं या फिर स्पाइज समझते हैं, वो अपने आप को शायद स्पाइज ना समझे, शायद वो अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल प्रोफेशनल्स मानते हैं। पर उनके काम में इंफॉर्मेशन का जो एक रोल रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक स्पाई सिर्फ कॉर्पोरेट लॉबिस्ट ही स्पाई होगा वैसा नहीं है। ऐसे और भी कई सारे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर लोग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काम करते हैं, और वहाँ पर भी एक स्ट्रेटेजिक एंगल से अगर हम कभी किसी इशू को देखेंगे तो शायद उसका भी एक एस्पेनाज रिलेटेड एंगल या फिर इंटेलिजेंस रिलेटेड एंगल निकल सकता है। इस मुद्दे पर मतलब मेरे किताब के लिए, अगर सिंगुलर स्पाई के लिए मैं ये कहूँगा कि कुमार नारायण इंटेलिजेंस के दुनिया के बहुत ही एक फाइन और बड़े सक्सेसफुल प्लेयर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को शायद कभी भी स्पाई नहीं समझा था। उन्होंने अपने आप को एक कॉर्पोरेट मैनेजर माना। अच्छा। और उन्होंने शायद उसी दौरान उनकी जो एथिकल बाउंड्रीज थे उसको वो भूल गए थे। सर हमारे इस जनरेशन के लिए स्पाई तो एक था टाइगर होता है जो जाके अलग अलग ऑपरेशन कर रहा है और ये वो कर रहा है, लेकिन यहाँ एक बूढ़ा सा आदमी क्योंकि जो ऑपरेशंस इस तरह के ऑपरेटिव एजेंट्स होते हैं, उसको आप एग्जीक्यूटिव एजेंट्स भी कह सकते हैं, जो आप एक था टाइगर जैसे कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। वो तो सिर्फ जानते हैं जिसको एडवांस टीम्स और मिलिट्री के फील्ड में जो आजकल कहते हैं कि अलग अलग किस्म के फील्ड टीम्स जो होते हैं वो तो हिस्ट्री में हमेशा रहे हैं। पर इस तरह के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो एस्पेनाज करते हैं, जिसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में और देश के इतिहास के साथ होता है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत अलग किस्म का होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है। मेरे ख्याल से कुमार नारायण का रोल भारत के इतिहास में वैसे है क्योंकि उसने बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर दिया था उस एक स्पाई स्कैंडल ने। सो रियली थैंक यू सर। आई होप
हम आप पॉडकास्ट पे रिटर्न करेंगे बिकॉज सर इज अ वेरी renowned नेम इन फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स. He writes very good about foreign policy, so I hope हमें कब टाइम मिलेगा and we'll talk about more about foreign policy and lot of other stuff. Sure, बिल्कुल बिल्कुल. I look forward to it and thank you so much. Thank you sir. Thank you.